दोस्तों, आज का मेरा विषय है इंडिया का चाइना बॉर्डर। आप जानते हो कि हिंदुस्तान और चाइना का बॉर्डर तकरीबन 3000 मील का है और दो मेजर पोर्शन है उसमें। एक जो है वो है नॉर्दर्न बॉर्डर जो उत्तराखंड से शुरू होता है और जाता है लद्दाख तक, और हमारा एक दूसरा बॉर्डर है जो सिक्किम से शुरू होता है, बॉर्डर से सेला पास होता हुआ मैकमोहन लाइन जिसको कहते हैं, और वो सारा असम कवर करता है। अब ये कहते हैं ये चाइना का बॉर्डर है। ये एक्चुअली चाइना का बॉर्डर नहीं था, ये पहले तिब्बत का बॉर्डर था। बिकॉज ये सब एरिया जो था ये पहले तिब्बत को बॉर्डर करता था, और तिब्बत जो थी वो इंडिया हिंदुस्तान की एक बफर स्टेट बना रखी थी अंग्रेजों ने। बात करने से पहले मैं एक बात आपको दोस्त बताना चाहता हूं, वो ये है कि जितना भी ये एरिया इंडिया जो क्लेम कर रहा है, जैसे अक्साई चीन है और नेफा है, अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखेंगे चंद्रगुप्त के टाइम से, अशोक के टाइम से, किसी भी टाइम के देख लीजिए, और फिर जब मुगल एम्पायर आई, औरंगजेब आए, ये हिस्सा हिंदुस्तान के कब्जे में कभी भी नहीं था। लद्दाख जो एरिया है और अक्साई चीन इन पर्टिकुलर, ये हिंदुस्तान का कोई कभी कंट्रोल नहीं था। कोई भी हिंदुस्तानी बादशाह राजा वहां राज नहीं करता था। और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी जो पहले वाली है, जो नेफा जो कहते हैं, जिसको चाइनीज कहते हैं लोअर तिब्बत, वो भी हिंदुस्तान के दिल्ली के बादशाह जो राज करते थे उनके कंट्रोल के अंडर नहीं था। ये सब नो मैन लैंड थे, और जो भी एलिजियंस होती थी थोड़ी बहुत इनकी तिब्बत के साथ थी, चाइना के साथ भी नहीं थी, तिब्बत को थे। ये दलाई लामा को मानते थे। जैसे कि आप नेफा में देखिए, तवांग एक जगह है जो आप हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है, ये तो सेकंड होलीस्ट मोनेस्ट्री है वहां लाशा के बाद, और ये हर बार ही तिब्बत का ही हिस्सा था। पर जियो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया तो ये बड़े एम्बिशियस थे, और वो चाहते थे कि जो उनकी हिंदुस्तान की जो कॉलोनी है वो सेफ रहे, उनके कब्जे में ही रहे, और उनको कोई डेंजर ना हो। उनको उन दिनों में डेंजर लगता था रशिया से, और रशिया जो था वो सब सेंट्रल एशिया में एक्सपेंड कर रहा था, तो उनको डर था कि ये हिंदुस्तान तक ना आ जाए। और सेकेंडली उनको ये भी डर था कि चाइना कहीं रिसर्जेंट नहीं हो जाए और सब एरिया क्लेम कर ले। बिकॉज हिस्टोरिकली कुछ कुछ पीरियड्स के लिए जो तिब्बत है ये चाइना का हिस्सा होता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि अक्साई चीन और ये नेफा जो था, ये जो थे ये एलिजियंस जो देते थे, मतलब जिनको ये अपना बॉस मानते थे, वो तिब्बत का दलाई लामा ही था। और दलाई लामा को भी चाइनीज बहुत टाइम कंट्रोल करते थे। जब चाइना स्ट्रांग होता था वो तिब्बत के कब्जा करके रखता था, जब कमजोर होता था वो पीछे हट जाते थे। सो अंग्रेजों ने ये सब एरिया एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने कहा था, उनका पर्पस था कि हिंदुस्तान जो उनकी प्राइस कॉलोनी है उसको उन अपने कब्जे में ही रखे फॉरएवर। तो इस कारण उन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर पे ऊपर अटेंशन शुरू किया। उनके एक्सप्लोरर जो थे वो जाने लगे तिब्बत में, वो अक्साई चीन में भी गए, जॉनसन के नाम के आदमी थे, बहुत से आदमी गए, नेफा में भी गए, और उन्होंने 2-3 लड़ाइयाँ भी जीती चाइना के साथ, जो भी हिंदुस्तानी फौज ही भेजी। 1842 में एक लड़ाई हुई, 1856 में हुई, जिनको कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ओपियम वॉर। फिर 1900 में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई जिसको कहते हैं बॉक्सर रिबेलियन, उसमें भी अपने पंजाबी ट्रूप्स गए थे। तो अंग्रेज़ों ने चाइना को शिकस्त दे दी और उन्होंने अनइक्वल ट्रीटीज वहाँ बना दी। इसी कारण चाइना कहता है कि ये जो बॉर्डर है ये एक रैलिक ऑफ इंपीरियलिज्म है अंग्रेज़ों की। हम माने या ना माने, पर ये एक उनकी राय है। और ये चाइना कमज़ोर था, तिब्बत तो था ही कमज़ोर, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने डंडा दिया और 1913 में एक शिमला कॉन्फ्रेंस कराई। उस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों ने डिक्टेट कर दिया कि हम क्या चाहते हैं। एक्चुअली वो थे पैरामाउंट पावर, सारी जो शक्ति थी, ताकत थी अंग्रेज़ों के पास थी, चाइना कुछ नहीं था।
और जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव आया और तिब्बतन आया वो बोलते ही रहे, और अंग्रेजों ने कहा कि जो ईस्टर्न बॉर्डर है ये रहेगा मैकमोहन लाइन, और वेस्टर्न बॉर्डर जो है उन्होंने जॉनसन लाइन बना दिया, और सारा अक्साई चीन उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, यानी हम अंग्रेजों के राज का हिस्सा है, और नेफा जो है, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, तवांग वगैरह सब हिंदुस्तान में आएंगे। उस टाइम जो तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव था उसने एग्री कर लिया, और जो चाइनीज जो थे रिप्रेजेंटेटिव ने उसने तो साइन करने से मना कर दिया, और सिर्फ इनिशियल करके चले गए, और बाद में जाके जो चाइनीज डायनेस्टी थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा हमने नहीं मानेंगे ये बात। पर अंग्रेजों ने कहा ये तो सैक्रोसेंट है, हो गया, और जो अंग्रेजी में कहावत है माइट इज राइट, यानी ताकत ही सब कुछ है, तो उनकी ताकत थी, उनकी फौज स्ट्रांग थी। और आप जानते हो 1903-1904 में ब्रिगेडियर यंग हस्बैंड एक अपनी सिख और पंजाबी फौज लेके उसने जाके लाशा को कैप्चर कर लिया था, जो कि तिब्बत का कैपिटल है। तो एक तरीके से फोर्स के साथ ये एग्रीमेंट अंग्रेजों ने एनफोर्स कर दिया, बहुत अच्छी चीज थी। और ये चीज है कि जो भी पुरानी हिस्ट्री थी उसको भूल जाना चाहिए और आगे देखना चाहिए। पर हमारे जो लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन पर्टिकुलर, ये फील करते थे कि एम्पीरियलिज्म जो है ना ये ही शायद वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, एंड एम्पीरियलिज्म खत्म करनी चाहिए। उनको जियोपॉलिटिक्स या वर्ल्ड पावर बनने की कोई इच्छा नहीं थी, और ना ही उनको पता था कोई कॉन्सेप्ट क्या होता है। माओ सेतुंग तो एक लिख गए हैं बहुत अच्छी कोटेशन कि पॉलिटिकल पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन, और नेहरू को तो ये आइडिया ही नहीं था क्या मतलब है इसका। और जब अंग्रेज 47 में चले गए उन्होंने, क्योंकि वो तो लड़ाई हार गए थे जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी के साथ, वो जीत गए, पर जीत में भी उनकी हार ही हुई क्योंकि उनकी एम्पायर खत्म हो गई। तो किस तरीके से अंग्रेज जो कह सकते कि आप जीते, वो कहीं नहीं जीते, और वो छोड़ गए सारा इंडिया एज इट इज। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो जो चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी होते थे CNC, वो एक अंग्रेज होते थे, और वो 4 साल तक अंग्रेज ही रहे, क्योंकि हमारे पास कोई अफसर नहीं था उतने रिक्वेस्ट कैलिबर का, कैपेबिलिटी का, जो कि चीफ बन सके। तो वो एक गया नेहरू के पास लेके एक प्रपोजल आर्मी की, और नेहरू बड़ा नाराज हो गया। नेहरू ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ में, हमें तो आर्मी चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम सिविल पुलिस से काम चल लेंगे। तो उसकी आप सोचिए क्या थिंकिंग थी कि उसने कहा जी हम तो सिविल पुलिस से काम चला लेंगे। उस टाइम पाकिस्तान की लड़ाई हो गई और नेहरू के सब आइडिया जो थे वो खत्म हो गए। पर एट दैट टाइम उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे जनरल भी जो थे, किसी ने नेहरू को एडवाइस नहीं किया कि, इनफैक्ट एडवाइस की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसको पता होना चाहिए था कि ये सब एरिया जो नक्शे के ऊपर है, मैकमोहन लाइन और जॉनसन लाइन, ये सब हिंदुस्तान में इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं अंग्रेजों ने, और अब नक्शे पे दिखा रहे हैं पर फिजिकली ऑन द ग्राउंड आपका कोई आदमी नहीं वहां। अक्साई चीन एरिया 30 या 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और अफसोस की बात है कि वहाँ एक इंडियन सिपाही नहीं था, वहाँ ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन थी, और नेहरू यहाँ भर के घूमते रहते थे वर्ल्ड में, मैं थर्ड वर्ल्ड लीडर हूँ। और सेम थिंग उन्होंने नेफा में भी किया, और कोई थिंग तवांग का भी इनका कंट्रोल खत्म हो गया। और तवांग भी मैंने आपको बताया कि बाद में एक मेजर थे गुर्ख इसके अपना असम राइफल्स के, उन्होंने जाके हिंदुस्तान का झंडा लगाया था, और नेहरू बहुत दुखी थे ये क्यों किया। तो उस वक्त नेहरू ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनको पता था कि ये होगा, और वो हर बार चाइना को ही बैक करते थे। 1950 में एक और पॉइंट आया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे USA के जॉन फोस्टर डलेस, उन्होंने प्रपोजल रखा नेहरू के सामने कि चाइना की जगह इंडिया को बना दिया जाए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और नेहरू ने कहा नहीं नहीं, ये नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ चाइना, मतलब चाइना के बदले नहीं हम करेंगे, चाइना तो हमारे दोस्त है। अब वो दोस्ती ऐसी रही कि उन्होंने सारे एरिया ये सब ऑक्यूपाई कर लिया, और नेहरू पता ही नहीं चला, और नेहरू नक्शे में ही बनाता रहा, और वो सर्वे ऑफ इंडिया को बना के नक्शे बताता था कि ये सब इंडिया में दिखाइए। दिखाना कुछ और चीज़ है, ग्राउंड लेवल कुछ और है। और नेहरू को 54-55 में पता चल गया था
कि अक्साई चीन एरिया सारा चाइना ने कर लिया, क्योंकि एक सड़क उन्होंने बना दी थी तिब्बत से सिनकियांग तक। तो नेहरू ने कहा, को पता चला, तो नेहरू ने ये इंफॉर्मेशन जो इंडियन पब्लिक से छुपा के रखी। पर ये बैठक चले आगे जाने वाला था। और अफसोस की बात है कि जितने भी हमारे आर्मी चीफ आए, करियापा भी थे, राजेंद्र सिंह थे, और फिर दूसरे भी आए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस बॉर्डर के ऊपर। सिर्फ एक खबर मुझे है कि जनरल कुलवंत सिंह जो थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर, पर उनको सुपरसीड करके घर भेज दिया। थिमैया जी जब बने चीफ, उन्होंने कुछ लिखा, पर लिखना कुछ और चीज़ है नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर, और एक्शन उन्होंने भी कुछ नहीं लिया। अगर थिमैया चाहता एक प्रपोजल डाल सकते थे कि हम कुछ ट्रूप्स अक्साई चीन में भेजेंगे, पर ऐसा कोई प्रपोजल आया नहीं। उसने थे कि नेहरू को एक लेटर लिखी थी, और लेटर से काम नहीं चलता है, मतलब ही वॉज नॉट सीरियस। और जनरल थापर उसके बाद आए, वो उनको पता ही नहीं था क्या करना क्या है। और नेहरू जो थे वो डरे हुए रहते थे आर्मी से कि क्योंकि कहीं मिलिट्री कूप ना हो जाए। वहाँ जनरल नीवेन ने टेक ओवर कर लिया था बर्मा में, इधर जनरल यूब ने टेक ओवर कर लिया। वो सोच रहे थे कहीं यहाँ थिमैया टेक ओवर ना कर ले। तो ऐसे डर में वो सारा का सारा नॉर्दर्न बॉर्डर निगलेक्टेड रहा, और हिंदुस्तानी अवाम से ये छुपा के रखा कि वो बॉर्डर जो है वो अलाइव है और चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। जब मैटर बाहर आ गया तो नेहरू को तब पता चला, जब एक 1960 या 60 में एक इंडियन मिलिट्री पेट्रोल जा रही थी लद्दाख में, और उनके ऊपर हमला हुआ और तकरीबन 15 जवान मारे गए। और ये अब इंफॉर्मेशन छुपी नहीं रह सकती थी हिंदुस्तानी अवाम से, और ये ऑपोजिशन ने भी निकाल दिया। और नेहरू ने फिर कहा कि ये सब एरिया जो है ये इंडिया के है, और हम अब आगे आगे उनको चाइना को बढ़ने नहीं देंगे। तो उसने इंस्ट्रक्शन दे दी कि जो वीकेंड लैंड है वहाँ जाएगी इंडियन पोस्ट बनाई जाए। सी पोस्ट बनाना तो ठीक है, पर वो पोस्ट में जो सिपाही जाते थे उनके पास ना तो कोई सप्लाईज थी, और थोड़ी बहुत उनको एमुनिशन मिलता था, और सर्दी में वो सड़ते रहते थे, कुछ नहीं होने वाला था। और इंडिया और चाइना में ये एक क्या कहते हैं कंपटीशन हो गया कि कौन पोस्ट पहले सेटअप करेगा नो मैंस लैंड में। और चाइनीज बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने ज़्यादा तादाद में एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर आप ब्रिगेडियर दलवी की किताब पढ़िए हिमालयन ब्लेंडर, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो सेला पास में गए, उन्होंने चाइनीज दूसरी तरफ देखे, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि चाइना जो है बहुत बड़ी कोई साजिश करने वाला है। नाउ मैं नहीं समझता कोई साजिश थी, बिकॉज चाइना मैंने जैसे आपको बताया ये सब एरिया जो थे ये हिंदुस्तान के कब्जे में कभी नहीं थे, ये तो अंग्रेज लेके आए। पर जब लेके आए तो उनको कब्जे में रखना भी हिंदुस्तान का ही काम था। ये थोड़ी कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड में रहे और कहते रहे ये हमारा हिस्सा है, और ना कोई एफर्ट बनाए उनको टेक ओवर करने की। और नेट रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया लॉस सारा का सारा अक्साई चीन। और जब ये पोस्ट वगैरह शुरू हुई, नेहरू ने सोचा कि मैं बड़ी हिंदुस्तानी आर्मी बहुत पावरफुल है। वो पुरानी देख रहा था जो इंडियन आर्मी लड़ी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पर उसको ये याद ख्याल नहीं आया कि मैंने कृष्णा मैंने से मिलके जो शेर के दांत हैं हाथी के शेर के वो निकाल दिए हैं। अब आर्मी तो टूथलेस टाइगर हो गई है, और ना तो कोई ट्रूप्स रखे, कोई 10-15 हज़ार ट्रूप्स थे सिर्फ चाइना के बॉर्डर पे। और चाइना ने सोचा कि अब एक लेसन सिखाना चाहिए इंडिया को, और उन्होंने टाइम भी ऐसा चुना जिसमें अमेरिका जो था वो इन्वॉल्व था दूसरी जगह पे। उस वक्त वो क्यूबन क्राइसिस चल रही थी, एंड जॉन कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि रशिया ने मिसाइल्स रख दी थी क्यूबा पे, एंड अमेरिकन चाहते थे कि ये मिसाइल निकालें। उन्होंने क्यूबा का क्वारंटाइन कर दिया था, वो बिजी थे। और उस पीरियड में ही चाइनीज आर्मी को 80,000 सोल्जरों ने नेफा और लद्दाख में हमला कर दिया। और हमला भी ऐसा हुआ कि एक तरफा हमला था। इंडियन आर्मी नेफा में तो भाग गई, बिकॉज हमारे जो जनरल साहब थे वो ही वहाँ से भाग गया। वो एडमिट हो गए आके मिलिट्री हॉस्पिटल दिल्ली में, और वहाँ से लड़ाई लड़ रहे थे। मैं जिक्र करता हूँ जनरल BM कॉल का, और वो कमांड छोड़ना नहीं चाहते थे, और लड़ाई वहाँ धमाधम चल रही थी। और
इंडियन आर्मी कैप्चर हो रहे थे, सोल्जर्स मारे जा रहे थे। लद्दाख में थोड़ा बहुत हम रेसिस्टेंस दिया इंडियन आर्मी ने, और बहुत अच्छा रेसिस्टेंस दिया, यहाँ तक कि रेडियो पीकिंग ने एक ब्रॉडकास्ट में कहा कि हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं लद्दाख में। पर उस वक्त भी नेहरू बहुत घबरा घबरा के चल रहा था, और हमारे जो एयर चीफ थे वो भी उनके बारे क्या कहें, उन्होंने कोई सजेशन किसी प्रकार का नहीं दिया। वो थे एयर मार्शल इंजीनियर, हालांकि उनको डीएफसी डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पर उस टाइम वो चुप ही बैठे रहे। उनकी ज़रूरत थी कि वो नेहरू को एडवाइस करते कि एयरफोर्स को यूज़ करो। अगर एयरफोर्स यूज़ कर लेते तो डेफिनेटली चाइनीज़ का ये जो थ्रस्ट था रुक जाता, और बिकॉज इंडिया की फिर एडवांटेज होती, बिकॉज चाइनीज़ के पास कोई खास एयरफोर्स नहीं थी तिब्बत में, और उनके जितने भी जहाज थे वो तिब्बत से टेक ऑफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी हाई आल्टीट्यूड है वहाँ कि उनकी वेपन्स और थ्रस्ट लोड बहुत कम हो जाता था। और इंडियन एयरफोर्स जो थी, उनके पास अच्छे जहाज थे, हॉकर हंटर था, कैनबरा थे, कुड उनको भगा सकते थे, पर नहीं किया। नेहरू ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, और ये लड़ाई तकरीबन ज़्यादा देर नहीं चली, 20 दिन चली, और अंग्रेज़ों ने जब तक वो क्यूबा क्राइसिस ख़त्म हुआ तो इन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर कर दी, और हिंदुस्तान की बहुत बेइज्जती हो गई। और हिंदुस्तान की बेइज्जती चाहिए, पंडित नेहरू की भी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि ये अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर सोचते थे, मैं जी थर्ड वर्ल्ड का लीडर हूँ। और एक ये भी रिकॉर्ड है कि उसके बाद में इतनी शर्म आई उसको, वो हिंदुस्तान से जाना ही बाहर हो गया, और 1.5 साल में वो मर गए। ये बहुत अफसोसजनक बात है कि ऐसा हुआ। पर मैं ये हिस्ट्री ट्रेस कर रहा हूँ बॉर्डर के इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें समझना चाहिए जो चाइनीज़ कहते हैं, और वो बात हर बार गलत नहीं समझिए। वो कहते हैं ये एरिया आपका कभी नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये अंग्रेज़ों ने ये आर्टिफिशियल लाइन बनाई थी। नंबर 3, आप नेगोशिएट करिए, और सारा एरिया जो पुराना अंग्रेज लिख के गए वो आपको नहीं मिल सकता। दुरुस्त बात है, नेगोशिएशन करना था। ये प्रपोजल भी लेके आए थे, वो चौहान लाए दिल्ली, पर वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। प्रपोजल क्या था, और चाइना का ये रिकॉर्ड है, उस टाइम उन्होंने कहा कि हम मैकमोहन लाइन एक्सेप्ट कर लेंगे एज द बॉर्डर ईस्ट में, और आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि अक्साई चीन हमारा है। चाइना उन दिनों में बहुत बड़ा पावर नहीं था, और चाइना चाहता था कि अकोमोडेशन हो जाए इंडिया के साथ। अब सिचुएशन डिफरेंट है, और हमारे लीडर जो थे इन्होंने एग्री नहीं किया। जनरल थमैया जो थे, जो आर्मी चीफ, वो तो एग्रीमेंट में थे, पर वो उनकी सुनता कौन था। सो पॉइंट ये आया कि इंडिया ने अगर वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी मेंटेन करनी थी तो मिलिट्री पावर बिल्डअप करना था, और वहाँ अपनी फौज तैनात करके रखनी थी, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करनी थी, हमारे अफसर वहाँ जाने चाहिए थे। हालांकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी, इससे नोमैडिक पॉपुलेशन थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आप छोड़ के आ जाएंगे सब एरिया। तो सिचुएशन अब चेंज हो गई है, और ये सारा फॉल्ट जो है ये इंडियन गवर्नमेंट का ही है। सो जब आप कोई एरिया आप क्लेम नहीं, आप कंट्रोल नहीं सकते, और ना ही आपका था और लास्ट 2000 साल से, और आप पेपर पे क्लेम कर रहे, तो आपकी क्या आर्गुमेंट होगी, क्या आपकी फोर्स है कि ये हमारा एरिया है। इसी कारण स्टडी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऑफर किया कि मैं मेडिटेट करता हूं बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बॉर्डर इशू। अब ये बात ध्यान के रखिए कि इंडिया चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, $100 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तो अब क्या लड़ेंगे चाइना के साथ, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास यहाँ कोई वेपनरी बनती, चाइना हर एक चीज़ बना रहा है। हालांकि वो सब स्टैंडर्ड है, उनका चेंगडू फाइटर जो है वो 5th जनरेशन फाइटर है, वो मैं समझता हूँ 4th जनरेशन ही है, पर फाइटर तो है। और हमारे फाइटर प्लेन वगैरह ऐसे बने हैं कि अगर उनके 2-4% पार्ट नहीं आएंगे वो उड़ने बंद हो जाएंगे। सो जब आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने तकरीबन कई सालों तक वो एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की, तो ये इंडिया की इंटरेस्ट में ये है कि चाइना का डिस्कस करके बॉर्डर सोल्यूशन करो, और ना करना मतलब एक बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी हिंदुस्तानी अवाम के, बिकॉज एक टेंशन क्रिएट करके रखना, और उस टेंशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। सबसे पहले तो तिब्बत का ही जो पॉइंट है, ये भी एक याद रखिए, मैं जाते हुए मेंशन करूंगा
तिब्बत को एक बफर स्टेट बना दिया था अंग्रेजों ने, और उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाशा साइन की थी जिसमें अंग्रेज जो थे उनको राइट्स मिल गए थे तिब्बत में। पर 47 में पंडित नेहरू ने सारे राइट्स को खत्म कर दिए, और जब चाइना ने तिब्बत में अटैक किया, नेहरू जो थे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ये ना उन्होंने कभी आंसर किया, ना ही उसका कोई जवाब मिला किसी को, कि सारा का सारा तिब्बत जो चाइना ने 2-4 गोलियां मार के सब ले लिया। अभी तिब्बतन आर्मी थी 7-8 हज़ार की, चाइना ने 50,000 ट्रूप्स डाल दिए थे। सो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ कि इंडिया ने चाइना तिब्बत को अपने हाथ से जाने दिया। फिर कोई एक जगह नहीं बनाई कि हम जी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे, कुछ करेंगे, वो भी हाथ से चले गए। और अब एक कहते हैं ना एंकर राउंड द नेक, यानी समुद्र में जब जहाज जाता है, वो खड़ा होता है पोर्ट के ऊपर, तो एक एंकर फेंकते ताकि वो जहाज रुका रहे। अब वो जहाज का जो एंकर है वो हिंदुस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप के गले में बैठा हुआ है। अब हमारी जो आवाम है वो भड़की हुई है, वो कहते चाइना से मुकाबला करो, वो जो एरिया वापस लो। ये नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं होगा। सो एक ही सोल्यूशन है कि एक बॉर्डर सेटलमेंट करिए चाइना के साथ। और इस वक्त सिचुएशन वो नहीं है जो 59 में थी, जब चाइना इतना बड़ा पावर नहीं था। अब चाइना तो अमेरिका भी डरता है। और आप देखिए अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है बाली में, उसमें भी जो बाइडेन ने 3 घंटे की मीटिंग की प्रेसिडेंट यी के साथ, वो कोई मीटिंग उसने इंडिविजुअली मोदी से नहीं की, बिकॉज चाइना को वो एकोमोडेट करना चाह रहे हैं, वो एंगेज करना चाहे। और इंडियंस को चाहिए कि अब वो चाइना के साथ इक्वल में नहीं हो सकते कि आप मोदी अगर समझते रहें कि मैं इक्वल बन के चाइना से डिस्कशन को, ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाइना बिगर पावर है, कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे। पर ये सब देने के लिए आदमी को ये दुरुस्त होगा और करेक्ट बात होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लड़ाई आगे बढ़े। बिकॉज अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, हमारा एक ही एलाई है रशिया, और रशिया कमज़ोर पड़ गया है। अब सिचुएशन ये है कि इंडिया को अपने आप आग में से हाथ निकालना है। आज देखना पड़ेगा कि हमारे जो लीडरशिप है आजकल, नरेंद्र मोदी हैं, ये इस लाइन पे सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। लेट अस सी क्या होता है आगे। पर सिचुएशन इंडिया के फेवर में नहीं है चाइना के बॉर्डर के ऊपर, और हिस्टोरिकली भी चाइना का केस स्ट्रॉन्ग है। और हमने अपने आप का केस वीक कर लिया है जब हमने अपने आप को बिल्डअप नहीं किया एज ए वर्ल्ड पावर। जेंटलमैन, मेरे ख्याल में बहुत हो गया। आई होप आप मेरी लाइन ऑफ थॉट समझ गए हैं। मैं अब ये बंद करता हूँ, एंड आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज़, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया।